नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 6 पार्ट 3 पर पहुंच गए हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर का नाम है। 2 पार्ट हम कर चुके हैं। तो तीसरे पार्ट को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम काफ़ी सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं। आप अगर बीच से ये टॉपिक देख रहे हैं तो पहले बाकी 2 को ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम पहुंचते हैं द कमिंग ऑफ टर्क्स एंड द इस्लामिक ट्रेडिशन। तो अभी हम नॉर्थ इंडिया में पढ़ रहे थे। नॉर्थ इंडिया में 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध को कॉन्क्वेर किया था। इससे पहले भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉरेन इन्वेजन्स होते रहे थे, लेकिन पहली बार जो मुस्लिम या फिर टर्क्स का बोलेंगे, सबसे पहले टर्क आए थे मुस्लिम वर्ल्ड में भी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे पहले मुस्लिम्स थे वो कहाँ से आए थे सिंध में। तो वो टर्किश रूलर थे मोहम्मद बिन कासिम 711 एडी में सिंध पर, जिन्होंने कॉन्क्वेर किया था। और उसके बाद सिंध खलीफा डोमेन का एक पार्ट बन गया था। और सिंध के बाद फिर 13th सेंचुरी में टर्क्स और अफगान्स ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी, और वो दिल्ली सल्तनत बाद में दक्कन तक पहुंच गई थी, यानी कि नॉर्थ और ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया भी इसके पार्ट में आ गया था। इस्लाम जहाँ जहाँ पर ये सल्तनत फैलती गई, वहाँ का रिलीजन उभर कर आने लगा। इस्लाम पॉपुलर स्टेट रिलीजन के तरीके से वहाँ पर स्टेब्लिश होने लगा। जहाँ जहाँ पर उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आया, तो ये चीज़ और आगे बढ़ती चली गई। तो ये जो मुस्लिम रूलर्स थे, इनको गाइड कौन करता था कि इनका अगर स्टेट रिलीजन मुस्लिम है या फिर इस्लाम है, तो इनको गाइड कैसे करते थे, कौन करते थे? वो होते थे उलेमा। अब देखिए, जैसे हिंदू रूलर्स थे, उनको गाइड करने के लिए कि क्या आपके धर्म है, एक राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की सेवा उसको कैसे करनी चाहिए, उसको अपनी आर्मी कैसे संभालनी है, मतलब उनको रिलीजियस गाइडेंस से लेके मिलिट्री गाइडेंस और काफ़ी सारी चीज़ों, तो वो कौन करते थे? ब्राह्मण, अपने हिंदू समाज में। वैसे मुस्लिमों में वो काम कौन करते थे? उलेमा। ये मुस्लिम इस चीज़ को इंश्योर करते थे कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं, वो अपने स्टेट को, जहाँ जहाँ तक उनका राज्य फैला हुआ है, उनका साम्राज्य फैला हुआ है, वहाँ पर शरिया के अकॉर्डिंग ही ये रूल करें, इस चीज़ को इंश्योर करते थे। और आप लोगों को पता है कि मुसलमान या फिर मुस्लिम रूलर्स भी, और आज भी मुसलमान, अपनी इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कट्टर कहें या रिलीजियस के, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स को लेकर, कि जो हमें शरिया बोलता है हमें सिर्फ वही करना है, उसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। तो वो गाइडेंस उन्हें कहाँ से मिलती है? उलेमा से। उलेमा आलिम का प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब होता है वन हु नोज, जो जानता है। क्या जानता है? इस्लामिक स्टडीज जानता है, जो जो इस्लाम में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, कुरान में, शरिया में, उनके जो स्कॉलर्स होते हैं, यानी कि जो उनको अच्छे से पी चुके होते हैं इस सारे ज्ञान को, वही आगे फिर बताएंगे, गाइड करेंगे। एज preservers of this tradition, they perform various religious, judicial and टीचिंग फंक्शंस। जैसे ब्राह्मण करते हैं, वैसे उलेमा भी रिलीजियस, जुडिशियल और टीचिंग फंक्शंस उलेमा करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कि ये है उलेमा, आज भी सेम ऐसे ही होता है। क्या मुस्लिम समाज में होना है, कैसे होना है, ये सारे उलेमा बैठकर इन चीज़ों को आगे डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। अब आता है शरिया। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, वो शरिया लॉ, तो वो कहाँ से मिलता है इन चीज़ों, इन्हें? शरिया इज लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। जो मुस्लिम समाज है वो किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी है, क्या मुसलमानों के लिए हराम है, क्या उन्हें डेली लाइफ में करना है, अपने पूरी लाइफ में करना है, सब कुछ। तो वो कौन बताता है? वो जो लॉ है, उस लॉ को शरिया कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस।
ये कुरान पर और हदीस पर बेस्ड होता है कि कुरान में क्या लिखा है और हदीस क्या कहती है। कुरान आपको पता है कि मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है कुरान, और हदीस क्या होता है? ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेम्बर्ड वर्ड्स एंड डीड्स। प्रॉफिट ने क्या कहा था, क्या करने को बोला था और क्या उनके वर्ड्स थे, ये सारी चीज़ जो है वो हदीस का पार्ट है। With the expansion of Islamic rule outside Arabia in areas where customs and traditions were different, Qiyas and Isma were recognized as two other sources of legislation. अब इसमें फिर बाद में शरिया में दो चीज़ें और आई। शरिया उसके बाद किन किन चीज़ों को इंक्लूड करा? कुरान को, हदीस को, कियास और इज्मा, ये चार चीज़ों पर बाद में शरिया बेस हो गया। पहले थी कुरान और हदीस, बाद में कियास और इज्मा भी इसमें इंक्लूड हो गए। अब ये कियास क्या है? अरब में इस्लाम का उदय हुआ था, अरब की धरती पर। उसके बाद जब वो अरबिक धरती से बाहर जाने लगा, इस्लामिक रूल बहुत दूर दूर तक फैलने लगा, जिसके आपने 11th क्लास की उसमें पढ़ा होगा, टॉपिक है उसमें, एक चैप्टर है, इस्लाम बाकी जगह तक फैलने लगा। तो हर जगह की कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, वहाँ के रूल्स अलग होंगे, वहाँ का कुछ लोकल ट्रेडिशन रहा होगा, उनकी अपनी कुछ सोच रही होगी। और जैसे जैसे आगे प्रॉफिट की जब प्रॉफिट जब नहीं रहे, उसके बाद आगे खलीफा वगैरह आए बाकी सब, तो उन लोगों की अपनी कुछ रीजनिंग रही होगी चीज़ों को लेके। तो वो जो रीजनिंग रही कि भाई इस जगह पर तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, ये नहीं होना है, वो रीजनिंग कियास में आया। और इज्मा मतलब वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है, जहाँ जहाँ पर एक्सपांड करता गया इस्लाम, वहाँ की कम्युनिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए कि इस कम्युनिटी के साथ अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें इस्लाम में होती है कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो दूसरी जो भी कंट्री है, जैसे अभी इंडिया में भी है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे में नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारे शरिया के खिलाफ है या फिर इज्मा के खिलाफ है। वो इज्मा में आता है कि यहाँ की कम्युनिटी के साथ उनको कैसे तालमेल बिठाना है, किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये फिर इज्मा का पार्ट आ गया। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें सारी ये बाद में आई थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इंक्लूड अभी शरिया में क्या चीज़ों पर बेस्ड होगा? शरिया कुरान, हदीस, कियास और इज्मा, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। जिम्मी मीन्स प्रोटेक्टेड। अब जहाँ जहाँ पर सॉरी थोड़ा गला खराब है। जहाँ जहाँ पर मुस्लिम रूल एक्सपांशन होता चला गया, वहाँ वहाँ पर वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको या तो उनको ऑफर किया गया कि या तो आप लोग हमारे साथ आ जाइए, मुसलमान बन जाइए, या फिर अगर आप अपने धर्म में ही रहना चाहते हैं तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अपने प्रोटेक्शन के लिए हम आपको प्रोटेक्ट करें बाकी चीज़ों से, लूट मार से या फिर जिस भी चीज़ से और दूसरी चीज़ों से, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स का नाम है जजिया। और इन लोगों को जो जिनको ये रूलर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे कि भाई आप अपनी लाइफ शांति से जी पाए, आपको कोई ना तंग करे, अपने धर्म का आप अच्छे से पालन कर पाए, जो भी है अपने ट्रेडिशन को बचा कर रख पाते हैं, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। और इन लोगों को क्या कहा गया? जिम्मी बोला गया। जिम्मी जिम्मा एक अरेबिक वर्ड है। जिम्मा मतलब बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जिम्मा मैं लेता हूँ, यानी कि तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं लेता हूँ। इस वर्ड को आप पता होगा, ये अरेबिक वर्ड है एक्चुअली। तो इस वर्ड का मतलब है प्रोटेक्शन। और जिम्मी मतलब यानी कि जो इंसान प्रोटेक्टेड किए गए हैं जो लोग, तो उसमें पहले वहाँ पर सेंट्रल एशिया में आपको पता है ज्यूज और क्रिश्चियंस आते थे, तो पहले वो उस रूल के अंडर थे कि भाई जो आप लोग अगर अपना ज्यूज और क्रिश्चियंस ही रहना चाहते हैं तो आप टैक्स पे कीजिए जजिया, तो आप रह सकते हैं, अदरवाइज आप या तो मुसलमान बन जाइए। और सेम जैसे फिर इंडिया में आया तो हिंदूज इसके अंडर आ गए कि आप लोगों को प्रोटेक्शन हम देंगे, उसके बदले में आप हमें टैक्स दीजिए। इन जनरल रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स।
For example, several rulers gave land endowments and granted tax exemptions to Hindu, Jain, Zoroastrian, Christians, and Jewish religious institutions. They also showed respect and devotion towards non-Muslim religious leaders. अभी कहीं कहीं पर ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसे भी होने लगी कि जहाँ पर कम्युनिटी, जिस जगह पर भी इस्लाम ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, तो उनके साथ तालमेल बिठाए रखे, वो हमारी चीज़ों को हमें एज अ रूलर एक्सेप्ट कर पाए, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उन लोगों को भी कुछ चीज़ों उनका विश्वास जीतने के लिए, तो उनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें, एक आधी चीज़ तो कुछ करनी पड़ेगी। तो वो होता था कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा कुछ चीज़ों में छूट दे दी जाए, उनके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो बनाने दिए जाएं, आप अपना काम करें जैसे भी है, ठीक है। तो ये इसके अंडर आते थे हिंदू, उसमें से कुछ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे जो ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को लेते थे कि भाई हमारा यहाँ पर राज है तो सब जगह मुस्लिम ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर यहाँ की जो लोग हैं वो उतना तरीके से नहीं रह सकते हैं, कुछ थोड़े से उसमें से ठीक थे कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर आप लोग हैं तो आप लोगों को अपनी चीज़ें करने की छूट दी जाती है, आप लोग जो कर सकते हैं उसके बदले में आप हमें रूलर्स स्वीकार करें। और ये ज़्यादातर मेरे हिसाब से वैसे इसीलिए किया जाता था कि जो कॉन्टिन्यूस रिबेलियंस झेलने पड़ रहे थे रूलर्स को, तो वो लगे कि इनकी जो रिबेलियंस है वो शांत हो जाए। तो वो कैसे होंगे कि उनको अपने इनको हम विश्वास दिलाएं कि हम हमारे अंडर आप शांति से रह सकते हैं, ठीक है। अ चर्च इन खम्बात, जैसे कि अकबर ने 1598 में एक इम्पीरियल ऑर्डर दिया था, एक फरमान है, इम्पीरियल ऑर्डर को फरमान कहा जाता है। अकबर ने 1598 में दिया था कि एक पादरी को अपना, गुजरात में है खम्बात, वहाँ पर चर्च बनाना था, तो उसका उन्हें फरमान मिला था कि यहाँ पर जो चीज़ है खम्बात में, ये चर्च आराम से बन जाए, उसको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो वो उनको परमिशन मिली थी चर्च बनाने की। दूसरा एक है रेवरेंस फॉर द जॉगी। हियर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ लेटर रिटन बाय औरंगजेब टू अ जॉगी 1661। 61 में औरंगजेब ने जोगी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उसे मतलब जोगी को एक क्लॉक, मतलब एक कपड़ा और 25 रुपए कुछ दान के रूप में दिए थे। ऐसा एक लेटर औरंगजेब का मिला है। एक मुगल पेंटिंग है जिसमें एम्पायर जहांगीर एक जोगी के साथ बैठे शायद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग क्या, आपकी क्या फिलॉसफी है और आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा ऐसा विचारों का आदान प्रदान कर रहे होंगे। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। अब थोड़ा सा इनकी फिलॉसफी देखते हैं कि इनकी अपनी क्या है। 5 पिलर्स इस्लाम के बताए गए हैं जो फेथ के, कि आप इन चीज़ों को अगर करते रहते हैं तो आप एक सच्चे मुसलमान हैं। पहली बात, देयर इज़ वन गॉड, अल्लाह सिर्फ एक ही ईश्वर है, उसका नाम है मतलब गॉड, ईश्वर जो भी कहते हैं, सिर्फ एक ही इस दुनिया का मालिक है और वो है अल्लाह। सिर्फ अल्लाह को ही पूजना है और किसी को नहीं मानना है। प्रॉफिट मोहम्मद को मानना है क्योंकि वो उनके मैसेंजर थे, उनके दूत बनकर आए थे अल्लाह के, जिन्हें शहादा कहा जाता है। मैसेंजर मतलब शहादा, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के शहादा थे। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, जिसे नमाज या सलत कहा जाता है, दिन में 5 बार नमाज या सलत ज़रूर करना है। फिर है ज़क़त, यानी कि जो ज़रूरतमंद है, अगर आपको अल्लाह ने दिया है दूसरों को देने के लिए, इतना दिया है, तो आपको दूसरों को भी अपना बांटना है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपके पास है तो उसे ज़कत कहा जाता है। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, इसमें ज़कत ज़्यादातर जो संत है मुसलमान में, जैसे सूफी संत है या फिर पीर मुर्शिद वगैरह हैं, उनको ज़्यादातर इन्वॉल्व करते हैं वैसे। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, फिर जब सावन के आसपास रमज़ान का महीना आता है तो पूरा 1 महीना तक उनको फास्ट करना है रमज़ान का। परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, और लाइफ में एक बार ज़रूर मक्का पे जाके माथा ज़रूर टेक के आना है, जिसे हज कहा जाता है, ठीक है। द यूनिवर्सल फीचर
The universal features of Islam declined due to the sectarian practices Shia Sunni and the influence of local customary practices. कुछ यूनिवर्सल फीचर्स जो थे इस्लाम के वो बाद में थोड़े से धुंधले पड़ने लग गए या फिर जहाँ जहाँ पर इस्लाम फैलता चला गया उनकी लोकल प्रैक्टिसेस के साथ एनरोल्ड होते चले गए या कहें कि उनके साथ वो इंटरमिक्स होते चले गए. Arab Muslim traders who settled Malabar coast adopted Malayalam language and matrilineal system. जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो जो मालाबार कोस्ट में जैसे कि सेटल हुए थे वो वहीं पर शादी करके वहीं पर मैट्रिलिनी सिस्टम के अकॉर्डिंग रहने लगे और मलयालम लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट कर दिया. मैट्रिलिनी सिस्टम मतलब मैट्रिक लोकल रेजिडेंस यानी कि जिस औरत से यहाँ की औरत से उन्होंने लोकल औरत से जिससे विवाह किया था उसी के घर पर रहना घर जमाई बनकर जहाँ पर औरत अपने घर पे रहती है और उसका पति और बच्चे उसके साथ उसके घर पे रहते हैं. यानी कि यहाँ की औरतों के साथ शादी करके यहाँ पर फिर रहना. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ यूनिवर्सल फेथ एंड लोकल ट्रेडिशन इज मॉस्क्यू. और इसका एक एग्जाम्पल है कि इस्लाम और लोकल ट्रेडिशन ये दोनों का इंटरमिक्सिंग होना ब्लेंडिंग होना. एक मॉस्क्यू उसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है क्योंकि काफ़ी सारे मॉस्क्यूज हैं उनमें उनका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो इंडियन वहाँ की या फिर लोकल जो आर्किटेक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है. लेकिन उसका जो यूनिवर्सल फीचर है जैसे कि जो मक्का का जो मुंह होता है वो सॉरी उसका जो मेहराब और मिनबार का जो प्लेसमेंट है वो मक्का की तरफ है यानी कि पश्चिम की तरफ है. पश्चिम में आता है अरब मक्का. ठीक है तो उसका जो मुंह है यानी कि जिस तरफ मुसलमान ऐसे झुक के प्रे करते हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ होता है. वो चीज़ फिक्स है और बाकी उसका आर्किटेक्चरल फीचर्स यहाँ के लोकल चीज़ों के साथ इंटरमिक्स हो गए हैं. देर आर वेरिएशन सच एज रूफ्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स. मतलब इन चीज़ों में वेरिएशन हो सकता है कि उसकी रूफ कैसी है बिल्डिंग मटेरियल कैसा है डिज़ाइन कैसा है लेकिन उसका जो प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है. ठीक है. एक और है इसी चीज का उदाहरण के खोजक है जो ब्रांच ऑफ इस्माइलीज है शिया सेक्ट जो यहाँ पर आए थे वो यहाँ की चीज़ों के साथ कैसे इंटरमिक्स हो गए वो एक एग्जाम्पल है खोजक का. उनकी जो अपनी फिलॉसफी है उसको ज्ञान कहते हैं जो कि संस्कृत वर्ड ज्ञान से निकला है यानी कि नॉलेज. इसको जनान या क्या प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता. डिवोशनल पोइम्स उन्होंने काफ़ी डिवोशनल पोइम्स लिखी है पंजाबी मुल्तानी सिंध कच्छी हिंदी और गुजराती में यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट में आकर सेटल हुए थे. संग इन स्पेशल रागास ड्यूरिंग डेली प्रेयर मीटिंग्स. ये है खोज की मैन्युस्क्रिप्ट. पहले इन्होंने अपने इसको फिलॉसफी को ऑरली ट्रांसमिट किया था और बाद में इसको लिखा और इसको जिस स्क्रिप्ट में लिखा उसे खोज की स्क्रिप्ट कहा जाता है. यूज्ड जो कि ये जो स्क्रिप्ट है खोज की स्क्रिप्ट ये लोकल जो मर्केंटाइल स्क्रिप्ट है वहाँ की जो लोकल स्क्रिप्ट थी लिखने का तरीका था उससे डिराइव्ड हुई है. उस लोकल स्क्रिप्ट को लंडा कहा जाता है. Used by the linguistically diverse community of खोजा in the पंजाब सिंध एंड गुजरात जो कि वहाँ की पंजाब सिंध और गुजरात की लोकल कम्युनिटी खोजा थी उनके द्वारा यूज़ की जाती थी. ठीक है इस चीज़ को समझ में आया हो तो पंजाब सिंध और गुजरात में एक कम्युनिटी खोजा वहाँ की जो कम्युनिटी है वो ये स्क्रिप्ट यूज़ करती थी जिसका नाम है लंडा. उसी में से निकल कर ये खोज की स्क्रिप्ट आई है. ठीक है और इस स्क्रिप्ट में लिखा गया है वो है ज्ञान. ये है मॉस्क्यू इन केरला जो मॉस्क्यू उदाहरण है वहाँ के लोकल आर्किटेक्चर के. ये जो है मॉस्क्यू केरला में है 13th सेंचुरी का. इसकी ये जो शिखर लाइक रूफ है जो केरला में वहाँ के घर या फिर जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं ये स्ट्रक्चर के होते हैं. तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वो वहाँ का लोकल है और सेम इसका जो प्लेसमेंट है वो पश्चिम की तरफ रहा होगा.
से एक है अतिया मॉस्क्यू, म्यांमार डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी मेमिन्सिंग डिस्ट्रिक्ट में है, बांग्लादेश में है ये। बांग्लादेश में इस मॉस्क्यू का नाम है अतिया मॉस्क्यू। ईंटों से बनी हुई है, 1609 की है। बांग्लादेश वैसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, या फिर जो हिंदू हिंदू बोलेंगे या किसको बोलेंगे, इंडियन उसका पार्ट था। ठीक है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सारी चीज़ें। शाह हमदान मॉस्क्यू श्रीनगर में है ये कश्मीर की सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क्यू के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसको जेवल इन द क्राउन कहा जाता है, यानी कि क्राउन के अंदर जो जेवल होता है, हीरा होता है, जो उसका आकर्षक का केंद्र होता है। तो कश्मीर में है ये, और कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर की बनी हुई है, 1395 में बनी थी। तो ये वहाँ का लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल है, शाह हमदान मॉस्क्यू इन श्रीनगर। ओके, नेम्स फॉर कम्युनिटीज। अब एक दूसरा एक टॉपिक है छोटा सा, कि ये जो लोग आए थे, ये मुस्लिम रूलर्स आए थे, ये जहाँ अलग अलग जगह से आए थे, कुछ टर्किश थे, कुछ अफगानिस्तान थे, कुछ पर्शिया से आए थे। तो उनको उनके नाम से जाना जाता था उस समय पे। मुस्लिम वर्ड जो ये है, ये हिंदू और मुस्लिम ये बहुत ही बाद में वर्ड ये यूज होने शुरू हुए हैं, पहले उन्हें मुस्लिम नहीं बोला जाता था। पहले जिस धरती से जो आए हैं, क्योंकि मुसलमान भी एक जगह के नहीं है, अरब में उदय हुआ था मुस्लिम उसका इस्लाम का, और फिर वो बाकी अलग अलग धरती पर फैलता चला गया, बाकी अलग अलग देशों में फैला। तो ये जो अलग अलग देश हैं, टर्किश जो रूलर्स थे, जो तुर्क से आए थे उन्हें तुरुश कहा गया, जो तजाकिस्तान से आए थे उन्हें तजिका कहा गया उन लोगों को, जो पर्शिया से आए थे यानी कि ईरान से आए थे उन्हें पारशिक या फारसी कहा गया। आज भी इंडिया में फारसी कम्युनिटी है जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि जो पर्शिया में इस्लाम आने के कारण जो वहाँ से लोग भागकर इंडिया आए थे, जिन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया था, मुसलमान नहीं बने थे, वहाँ के उन लोगों का ऐसा मानना है कि वो उनके अत्याचारों से बचकर यहाँ पर भाग कर आए थे, और आज फारसी कम्युनिटी इंडिया में काफ़ी संख्या में है। फॉर इंस्टेंस फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड का वहाँ पर स्थापना होने से पहले जो अफगान्स हैं, टर्किश रूलर है, ये सब है, पर्शियन रूलर्स हैं, वहाँ पर उन लोगों के इस्लाम आने से पहले उनको इन नाम से जाना जाता था। प्लस इस्लाम आने से पहले भी उन्होंने इंडिया की तरफ इन्वेड करने का काफ़ी बार कोशिश किया था। तो उससे पहले जब उन्होंने इंडिया की तरफ इन्वेड करने की कोशिश की थी, जिन टर्क्स और अफगान लोगों ने, जब तो उस टाइम पे उन्हें शकास कहा जाता था, मतलब जो शकास इन्वेजन हुआ था सेकंड ऑलमोस्ट सेंचुरी के आसपास ना, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में। तो उस समय पर तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद भी पैदा नहीं हुए थे, वो तो सिक्स सेंचुरी में काफ़ी बाद में आए हैं, सेवन सेंचुरी में। तो ये उस टाइम पे है जब वो लोग मुस्लिम नहीं थे, ये बहुत पहले का है। तो उस टाइम पे इन टर्किश और अफगान लोगों को तुरुश नहीं बोला जाता था, उन्हें इस टाइम पे शकाज बोला जाता था। और सेम ऐसे जो ग्रीक्स आए थे किस टाइम पे अलेक्जेंडर वगैरह, उन्हें जो ग्रीक रूलर थे उन्हें यवन कहा जाता था। तो इन वर्ड को याद करना, ये एग्जाम्स में आते हैं। और इन सभी के लिए एक जनरल टर्म है जो कि है मलेच्छ, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो इंडियन कास्ट सिस्टम को या फिर वर्ण सिस्टम को नहीं मानती है, और संस्कृत ऐसी लैंग्वेज बोलती है जो संस्कृत से डेराइव होके नहीं है, यानी कि संस्कृत फैमिली की नहीं है, संस्कृत से रिलेटेड वगैरह बिल्कुल नहीं है, यहाँ की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं और वर्ण सिस्टम को नहीं मानते हैं, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। और बहुत पहले ये जितने भी लोग तब भी आते थे, अलेक्जेंडर वगैरह, तब से ही उन लोगों को मलेच्छ भी कहा जाता था। ये जनरल टर्म था सभी के लिए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, अब आता है सूफिज्म। ये लोग आए, मुसलमान आए, सब कुछ है। तो सूफिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ? सूफीज वर ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर कुछ ऐसे लोग थे इन्हीं में जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, स्पिरिचुअल पीपल थे, साधु संत थे। वो उन लोगों को बाद में फिर सूफी कहा जाने लगा, जो कुरान की इंटरप्रिटेशन
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर करने लगे थे। और ये जो सूफिज्म था ये 11th सेंचुरी में फलता फूलना शुरू हुआ था। ये एक मूवमेंट था जिसकी अलग से कुरानिक स्टडीज का लिटरेचर था और सूफी प्रैक्टिसेस इनकी अलग से होती थी। यानी कि जो शरिया में लिखा गया है, जो मुसलमानों के लिए बोला गया है, उससे अलग भी इनके अपने कुछ अलग सी प्रैक्टिसेस होती थी, रूल्स होते थे सूफीज के। और कुरान को ये अपने तरीके से अपने तरीके से इंटरप्रेट करते थे और अपना अलग से लिटरेचर भी लिखते थे। और बाद में ये लोग फिर काफ़ी ज़्यादा हुए तो अपने आप को इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज कर लिया, यानी कि संगठन बना लिया, जिसे कहा जाता है खानका, जहाँ पर ये रहते थे, जिस जगह पर रहते थे। खानका एक पर्शियन वर्ड है। और फिर उसके बाद जितने भी अलग अलग सूफीज आते चले गए, उनके फॉलोअर्स चले गए, वो अपनी अपनी अलग अलग से छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे और एक छोटा छोटा संगठन बनाने लगे। उस जगह को जहाँ पर ये संगठित होकर रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था, जिसे इंग्लिश में हॉस्पाइस कहा जाता है। खानका पर्शियन वर्ड है। और जो उस खानकाह का मालिक होता था या मास्टर होता था, टीचर होता था, उसे शेख कहा जाता है। शेख, पीर या मुर्शिद कहा जाता है। अब शेख अरब में कहा जाता है क्योंकि ये अरबिक वर्ड है, और बाकी जगह पर इंडिया में या बाकी मुस्लिम वर्ड में उसे पीर या मुर्शिद भी कहा जाता है, जो कि एक पर्शियन वर्ड है। ठीक है। तो खानकाह एक ऑर्गेनाइजेशन है सूफीज की, जिसका टीचर शेख, पीर या मुर्शिद होता है। और उसके बाद जो उसके डिसाइपल्स होते हैं, जो उसके चेले होते हैं, उन्हें मुरीद कहा जाता है। और उसके बाद जो ये शेख होता है वो अपना अगला जो सक्सेसर अपॉइंट करता है कि मेरे बाद ये शेख बनेगा या पीर मुर्शिद जो भी बनेगा, उसको खलीफा कहा जाता है कि मेरी मृत्यु के बाद बाद में ये यहाँ का इस खानका का सक्सेसर ये होगा, यहाँ का खलीफा ये होगा। ठीक है। तो इनके अलग से कुछ रूल्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल कंडक्ट होते हैं कि भी हम लोग 4 लोग हम इकट्ठे बैठे हैं तो हम आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे। और इंटरेक्शन मतलब आपस में जो ये सारे के सारे जो मुरीद है उनका आपस में इंटरेक्शन भी होगा, और मुरीद का मुर्शिद के साथ भी इंटरेक्शन होगा, और बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके साथ भी होगा, सब कुछ मतलब सारा का सारा। ठीक है। तो इनके अपने इसके लिए रूल्स होते हैं फिक्स। ठीक है। सूफिज्म और तसव्वुफ। अब ये जो सूफिज्म है, सूफीवाद, ये जो मूवमेंट है, आंदोलन है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसको इस्लामिक टेक्स्ट में तसव्वुफ कहा जाता है, सूफिज्म को। ठीक है। सूफिज्म इंग्लिश वर्ड है, तसव्वुफ उसका इस्लामिक वर्ड है। तो सूफी जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस अलग अलग, पक्का नहीं पता उन्हें, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये सुफ से आया है, मीनिंग वूल, क्योंकि वो जो सूफीज होते हैं वो जो पहनते हैं क्लॉथ वो वूल का बना होता है। दूसरा ये सफ़ा से आया हो सकता है ये वर्ड, क्योंकि सफ़ा का मतलब है प्योरिटी, और वो मतलब रिलीजियस वर्ड, ऐसा कुछ स्पिरिचुअल उससे रिलेटेड है, प्योर से रिलेटेड है। दूसरा ये सुफ़ा से भी हो सकता है ये वर्ड, क्योंकि सुफ़ा एक सोफा या प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, जिस पर प्रॉफिट मोहम्मद बैठते थे और उसके बाकी के लोग भी वहाँ पर फॉलोअर्स बैठते थे उनके साथ, तो उस प्लेटफॉर्म को सुफ़ा कहा जाता था। तो उससे रिलेटेड है, तो इसलिए इसको सूफिज्म कहा जाता है, वगैरह वगैरह। अब ये है नेम ऑफ सिलसिला। सिलसिला क्या होता है? अब जैसे कि खानका है, अलग अलग खान, पहले तो कोई एक खानका है नहीं, ये मतलब विश्व के जितने भी सूफीज हैं ये एक जगह पर नहीं है, इनके अलग अलग छोटे छोटे खानका सब अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो जिसने शुरू किया है या फिर जिस जगह पर शुरू हुआ है उनके नाम से ये अलग अलग सिलसिले शुरू हो जाते हैं, ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, या फिर ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे अलग अलग ऑर्डर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं ये सूफी लोग अलग अलग जगह पर, उसको सिलसिला कहा जाता है कि भाई हम इस सिलसिले से बिलोंग करते हैं और ये इस सिलसिले से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी सिलसिला कोई भी सूफी शुरू करता है तो उस सिलसिले का नाम जिसने शुरू किया है उसके नाम पर भी हो सकता है, या फिर जहाँ पर वो शुरू हुआ था उसके नाम पर भी हो सकता है, मतलब किसी भी कुछ भी नाम दे सकते हैं उस सिलसिले को। ठीक है। तो जैसे कि मोस्ट सूफी लिनेजेस वर नेम्ड आफ्टर फाउंडिंग फिगर्स, मतलब जिसने शुरू किया था उसके नाम पर उस सिलसिले का नाम पड़ गया। जैसे कि कादरी ऑर्डर या कादरी सिलसिला किसके नाम पर है? शेख अब्दुल कादर जिलानी। जबकि जो चिश्ती ऑर्डर है जो इंडिया में बहुत फेमस है, वो कहाँ पर था? वो अफगानिस्तान में चिश्ती एक जगह है, चिश्त,
उसके नाम पर पड़ा था कि भाई यहाँ पर ये इस सिलसिले का उदय हुआ है, तो इसको अभी चिश्ती ऑर्डर। तो अफगानिस्तान में हुआ था, क्योंकि खैर उस टाइम पे अफगानिस्तान भी मिक्स पार्टी था, इंडिया का हो वो या फिर जो भी पार्ट बोलो। सिलसिला लिटरली मीनिंग अ चेन। सिलसिला लिटरली मीनिंग अ चेन। अब सिलसिला का शब्द, इस वर्ड का मीनिंग जो है वो है यानी कि चेन सिग्निफाइज एक ऐसी चेन जो मास्टर और डिसाइपल के बीच कॉन्टिन्यूस लिंक बनाती है। ऑब्वियसली जिस मास्टर ने शुरू किया है तो उसके जो डिसाइपल्स है, उसके चेले हैं, तो उनके बीच में लिंक होगा ही कि भाई जो चेला है वो बोलेगा कि मैं इस सिलसिलों से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा मास्टर है, तो उनके बीच में जो लिंक बन गया है, ठीक है, उसे सिलसिला बोलेंगे। उस वर्ड का मतलब है चेन, हमारे बीच की चेन। और हम कहाँ से फिर सोर्स कहाँ से है, वो प्रोफेट मोहम्मद से उनका सोर्स आ रहा है। ये जो चेन है वो अनब्रोकन इसलिए क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल जिनोलॉजी है, जो सोर्स है वो कहाँ है, प्रोफेट मोहम्मद है। सूफी सिलसिलास began to appear in different parts of Islamic world around the 12th century। और फिर जैसे 11th सेंचुरी में सूफी या सूफिज्म का उदय हुआ, और ये जो सूफी सिलसिला है ये 12th सेंचुरी के आसपास फलने फूलने लगा, और काफ़ी जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ पर सभी तरफ ये फैल गया। ये सारे जो सूफीज है ऑर्गेनाइज होने लगे। स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशन, अब इनके जो कुछ रिचुअल्स भी होते थे कि जहाँ पर नया कोई आता है, इनका डिसाइपल जो चेला होता है, मुरीद होता है, कोई नया आता है तो उसको शपथ लेनी होती है, उनके पर्टिकुलर गारमेंट्स होते हैं पहनने के लिए, शेव करना होता है उनको अपने हेड को। तो ऐसी कुछ फिक्स्ड चीज़ें और रूल्स भी होते हैं उनके। दरगाह, दरगाह इज अ पर्शियन टर्म। फिर अब जी जो भी उसका पीर मुर्शिद है, जो शेख है, वो जब तक है उसने अपना एक अपॉइंट कर दिया कि भाई मेरे बाद ये यहाँ का शेख बनेगा। तो जब वो बन जाता है तब उसको शेख कहा जाता है, और जब तक वो बना नहीं होता है, मतलब जब तक उसको सिर्फ अपॉइंट किया गया है कि मेरे बाद बनेगा, तब तक उसको खलीफा कहा जाएगा। तो जैसे ही फिर वो जो शेख है उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके लिए फिर एक कब्र बना, मतलब मुसलमान कब्र बनाते हैं। तो वो जो कब्र होती है उस शेख की, वो पूजनीय होती है, लेकिन क्योंकि वो एक साधारण इंसान की नहीं है, वो एक शेख की कब्र है, तो उस कब्र को दरगाह कहा जाता है, जो कि एक पर्शियन वर्ड है। उसका जो टॉम्ब श्राइन बनता है, और वो बाद में उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर वहाँ पर आके पिलग्रिमेज, वहाँ पर आके मत्था टेकते हैं, उसकी पूजा करते हैं उस ग्रेव की। इस पिलग्रिमेज को जियारत कहा जाता है, यानी कि किसी पीर फकीर की दरगाह पर जाकर जैसे चादर उड़ाते हैं या फिर मन्नत मांगते हैं, ठीक है। तो उसकी जो पूजा होती है उस टाइम पे उसे जियारत कहा जाता है, ठीक है। It was believed that after death soul of sheikh get united with the soul of Allah। अब ये माना जाता है कि रीबर्थ में तो मुसलमान विश्वास करते हैं नहीं, तो ऑब्वियसली वो यही मानते हैं कि जो शेख की है आत्मा, वो अल्लाह के पास जाकर मिल गई है सीधा का सीधा, क्योंकि वो तो पवित्र थे, तो वो तो सीधा अल्लाह के पास ही जाएंगे। तो अल्लाह के पास चले गए हैं तो उनको जो भी हम बोलेंगे, उनसे जो भी हम मन्नतें करेंगे, वो बाद में अल्लाह के पास सीधा जाएंगी, और अल्लाह से फिर वो हमारी मन्नतों को पूरा करवाएंगे। तो इसलिए उनके डेथ एनिवर्सरी पर हमेशा जाकर लोग वहाँ पे जाके मन्नतें मांगते हैं कि अपनी ग्रेस के लिए, अपने बरकत के लिए वहाँ पर मन्नत मांगते हैं कि कुछ करामात दिखाएंगे, कुछ मिरेकल दिखाएंगे हमारे पीर फकीर। और इन्हें जो है मृत्यु के बाद उन शेख को वली कहा जाता है, यानी कि फ्रेंड ऑफ गॉड। कि ये जो वली हैं, सूफी हैं, जो गॉड के फ्रेंड हैं, वो अपना करामात दिखाएं और अल्लाह की बरकत हम पर बरसाएं, ऐसा कुछ, ठीक है। बाशरिया और बेशरिया, अब जो सूफी थे, जो शरिया के अकॉर्डिंग चलते थे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते थे, ऑर्गेनाइज्ड हो, सूफिज्म खानका वगैरह में रहते थे, ऑर्गेनाइज्ड होते थे, एक सिलसिले के साथ चलते थे, उन्हें तो कहा गया बाशरिया, मतलब जो शरिया को मानते हैं, शरिया बाशरिया। फिर बेशरिया मतलब शरिया के बिना,
उन सूफीज को कहा गया जो कि ये इस तरीके से अलग रहते थे, कहीं ऑर्गेनाइज होके नहीं रहना, और ना ही शरिया के लॉज को फिक्स करना कि भाई शरिया में कहा गया कि आपको ये करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और ये मना किया है तो ये नहीं करना है वरना आपको मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, और वगैरह वगैरह ये सब। तो जिन्होंने शरिया को इग्नोर किया उन सूफीज को बेशरिया कहा गया। और ये जो सूफीज थे ये होते थे कलंदर, बोलते हैं ना कि मस्त कलंदर, अपनी ही मौज में है, शरिया वरिया से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये कलंदर, मदारी, मलंग या हैदरीज वगैरह होते थे। ठीक है। और है मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला। अब ये जो सिलसिले थे, सिलसिला मैंने आपको समझाया क्या होता था, ऑर्डर, एक सिलसिला। चिश्ती, अफगानिस्तान में चिश्त जगह है, वहां से शुरू हुआ था, उस जगह से। तो इसके कुछ मेजर 5 टीचर्स हैं जिनकी दरगाह, जहाँ पर मतलब जहाँ पे इनकी बनी हुई है दरगाह, 5 हैं, उनको आप याद करना। अजमेर, आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है अजमेर पे दरगाह है। 3 दिल्ली में है इन 3 की, और एक है पाकिस्तान में, अजूधन, आज के पाकिस्तान में है वो, पाकिस्तान अलग हो गया था उसके बाद से। तो एक राजस्थान में है, एक पाकिस्तान में, और बाकी 3 दिल्ली में है। तो अजमेर में किसकी है, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती या सिस्ती जो बोलेंगे इनको, इनको प्रोनाउंस करने के लिए चिश्ती ही बोलेंगे, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजोधन में किन की है, फरीदुद्दीन गंज ए शकर, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की पाकिस्तान में है। और दिल्ली में ये 3 हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग ए दहली। ठीक है, इन नामों को याद करना आप लोग। तो ये आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चीज़ को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, सूफिज़्म और इन चीज़ों को। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिए, ताकि चैप्टर ख़त्म होने से मैं उस चीज़ को अगर वीडियो में ही एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमेंट्स में उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से लंबा सा टाइप करके एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस आपको लाइक कीजिए, पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।